नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि कक्षा 6 से 12 तक ऑनलाइनर है, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से ही उपयोगी है। मैं आपको बता दूं कि इसके जो लेखक है अपनी सिविल सेवा परीक्षा 1997 के सफल प्रत्याशी हैं एवं वर्तमान समय में पांडिचेरी पुलिस सेवा में एसएसपी के पद पर कार्यरत हैं। लेखक को दिल्ली के प्रतिष्ठित सिविल सेवा संस्थानों में 15 वर्षों से अधिक समय तक का सामान्य अध्ययन एवं साक्षात्कार हेतु सफल मार्गदर्शन देने का अनुभव रहा है। सभी संघ एवं राज्य स्तरीय परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में निरंतर आ रहे बदलाव को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइनर को तैयार किया गया है। इसमें पिछले 20 वर्षों से पूछे जा रहे प्रश्नों के प्रारूप को देखते हुए आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्नों का समावेश करते हुए इसे परीक्षा उपयोगी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है, ताकि कठिन परिश्रम करने वाले सभी अभ्यर्थियों इससे अधिकतम लाभ उठा सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमने इतिहास के पोर्शन से शुरू किया है और उसमें भी जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है उसको पहले कवर करेंगे। हालांकि पैरेलल में ले चलेंगे, हम आधुनिक भारत के साथ साथ मध्यकालीन और प्राचीन भारत तीनों साथ में ही पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला है कि आधुनिक भारत में सबसे पहले जो देखने को मिलता है वो है यूरोपीय कंपनी के आगमन से। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो वो कौन थे? पुर्तगाली थे। यूरोप में भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसके द्वारा किया गया था? यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 17 मई 1498 को किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो जमोरिन ने किया था। कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन ने किया था। वहाँ का स्थानीय शासक था, कालीकट का स्थानीय शासक था जमोरिन। उसके बाद पुर्तगालियों ने भारत के सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो वो कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। ठीक है, कोचीन में स्थापित की थी। हालांकि बीच में थोड़ा विवाद हो गया था कालीकट के राजा जमोरिन से, जिसके कारण उसी के पड़ोसी क्षेत्र था कोचीन, वहाँ पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो वो प्रथम जो वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। और कब नियुक्त हुआ था? तो 1505 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1505 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चलिए, इससे कुछ पुर्तगाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको बहुत ही ध्यान में रखिएगा। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय क्या? तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगाली को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। अच्छा, 1556 से आपको याद आ रहा होगा पानीपत का दूसरा युद्ध से। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के द्वारा लड़ा गया था, 1556 में ये अकबर के द्वारा लड़ा गया था, और जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? तो ये था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। बहुत सारे एग्जाम में अब तक इसको पूछ लिया गया है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू किया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने किया था। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भारत में विदेशी कंपनी का आगमन है, उसका क्रम थोड़ा देख लेते हैं, ये भी एग्जाम में पूछ देता है। सबसे पहले तो पुर्तगाली है, कंपनी का नाम रखे थे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो अपनी भाषा में जो बोलते थे उनका नाम दिया था एस्तादो द इंडिया। किस देश के थे? तो पुर्तगाल के थे। स्थापना कब होती है? तो 1498 में होती है। और भारत में प्रथम जो फैक्ट्री है कहाँ स्थापित होती है? तो कोचीन में स्थापित होती है। ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी
किस देश का था? पुर्तगाल का था। स्थापना 1498 ईस्वी में होता है। भारत में प्रथम जो फैक्ट्री था कोचीन में था। दूसरा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, किस देश के थे? तो ब्रिटेन के थे, जाहिर सी बात है। उसके बाद इनकी स्थापना कब होती है? तो 1600 ईस्वी में होती है। प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित करते हैं ये लोग? सूरत में स्थापित करते हैं। चलिए 3 नंबर में है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, ठीक है, किस देश के थे? तो हॉलैंड के थे। अच्छा, उस टाइम में इनको डच कहा जाता था, हॉलैंड। 1602 में इनकी स्थापना होती है, यानी ब्रिटिश के आने के 2 साल बाद। और जो प्रथम उनकी जो फैक्ट्री है हॉलैंड वालों की, वो मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि डेनमार्क के थे, इनकी स्थापना होती है 1616 में। और त्रैंकोबार या त्रावणकोर में ये अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। 5 नंबर में है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडेस ओरिएंटलेस, ठीक है, फ्रांस के थे ये लोग। स्थापना कब होता है? तो 1664 में होता है। और भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला जाता है? तो सूरत में। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इन दोनों की जो प्रथम फैक्ट्री है, इन दोनों की जो प्रथम फैक्ट्री है वो सूरत में ही है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूरोपीय व्यापारियों का ये तो स्थापना का क्रम हो गया। अब आने का जो क्रम है थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, आने के क्रम में थोड़ा सा अंतर है। इस बात को भी हम बड़ा ही ध्यान से देखेंगे। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम जो है, सबसे पहले तो पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद आते हैं डच, क्या, उसके बाद डच आते हैं। हालांकि उनकी स्थापना तीसरे क्रम पर होता है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। उनकी स्थापना जो होता है 1602 में होता है, जो कि 1602 में होता है, जो कि ब्रिटिश के बाद स्थापना होता है। लेकिन आने का जो क्रम है, वो 2 नंबर है। पुर्तगाल के बाद जो आते हैं वो डच ही आते हैं, और उसके बाद ब्रिटेन वाले आते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं? ब्रिटेन वाले आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले पुर्तगाली हैं, ठीक है, उसके बाद डच है, उसके बाद ब्रिटिश आते हैं और डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी और उसके बाद स्वीडिश, ठीक है। पुर्तगाली है, डच है, ब्रिटिश है, डेनिश है, फ्रांसीस है, स्वीडिश है। लास्ट में स्वीडिश आते हैं लगभग 1764 ईस्वी में, ठीक है। पुर्तगाली है, डच है, ब्रिटिश है, डेनिश है, फ्रांसीसी है और स्वीडिश है। आने का क्रम बहुत ही ध्यान रखिएगा। पहले पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। 2-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया था तथा भारत के सबसे अंत 1961 में से यहाँ गए। देखिए, सबसे पहले जो आता है यूरोपीय कंपनी अगर कोई है तो वो पुर्तगाली है, ठीक है, सबसे पहले आता है 1498 ही ईस्वी में ही आता है। और जाने का जो क्रम है 1961 में। एक बात, हमारा देश कब आज़ाद हो गया था? 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था। तो मेरे या आपके या हम लोगों के देश आज़ादी के बाद ये लगभग 14 साल के बाद यहाँ से जाते हैं। वैसे ये इनको लात मार के भगाया गया, इसे नहीं गए थे, ठीक है। वहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था और उस ऑपरेशन के माध्यम से वे यहाँ से छोड़ के गए। तो 1498 में आते हैं, लेकिन अगर हम इसको माने तो लगभग 1500 मान सकते हैं क्या। 1498 है तो राउंड फिगर में ले तो। और जो जाने का क्रम है 1961, यानी लगभग 463 वर्ष तक ये लोग इंडिया में रहे, यानी ये ब्रिटिश से भी ज़्यादा। हालांकि इनका प्रभाव भारत पर बहुत कम रहा। सबसे ज़्यादा अगर भारत किसी यूरोपीय कंपनी से प्रभावित हुआ तो वो ब्रिटिश था, ठीक है। चलिए और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट है। विभिन्न देशों के खोजकर्ता है, ठीक है, विभिन्न देशों के खोजकर्ता हैं। तो भारत का खोज किसने किया था? ऐसा लोगों का मान्यता है। बहुत लेखक मानते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। नहीं, भारत का खोज एक्चुअली नहीं हुआ था। भारत आने को उनको जो दूसरी मार्ग पता लगाना था, हालांकि जो समुद्री मार्ग था, तो वो जो समुद्री मार्ग खोजने का काम किया था वो वास्को डी गामा किया था, ठीक है, जो कि पुर्तगाल का था। तो ऐसे ही अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने अमेरिका जाने का रूट
यहाँ रूट से रिलेटेड है। एक्चुअली जो कोलंबस था वो भारत के खोज के लिए निकला था और जो वास्को डिगामा था अमेरिका के खोज के लिए निकला था। लेकिन देखिए इन लोगों ने खोजा कुछ और था, मिल कुछ और गया। ये वास्को डिगामा अमेरिका के लिए गया था, इनको मिल गया भारत, ठीक है। और उसके बाद जो कोलंबस जो था वो अमेरिका के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए गया था, लेकिन मिल गया उसको अमेरिका, ठीक है। सब समय समय की बात होता है। तो अब देखिए ऑस्ट्रेलिया, कैप्टन जेम्स कुक, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया 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 को कुक कर देंगे, ASS गधा होता है, उसको कुक कर दीजिएगा तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। कैप्टन जेम्स कुक है, वो ऑस्ट्रेलिया की खोज करते हैं। अच्छा, तस्मान का जो तस्मान थे, तस्मानिया या न्यूजीलैंड की खोज किए। केप ऑफ गुड होप, बार्थोलियो डियाज, क्या केप ऑफ गुड होप बार्थोलियो डियाज, जो कि 1485 या 86 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज किए थे। हालांकि ये इंडिया की खोज के लिए ही निकले थे, लेकिन दक्षिणी अफ्रीका में एक जगह है केप ऑफ गुड होप, वहाँ आने के बाद इनको अब हताश हो गए, इनको लगा कि यार नहीं मिलने वाला है, और उन्होंने ये आशा कर लिया कि हो सकता है कि इसके बाद ही भारत हो, और वहाँ से लौट गए। और देखिए संयोग, देखिए उसके बाद उसी देश के वास्को डिगामा आते हैं 1498 में, और फाइनली वे भारत की ओर आने का समुद्री मार्ग का जो खोज है वो कर लेते हैं। चलिए, इसलिए शायद कहा गया है कि थोड़ा सा और प्रयास कर लेना चाहिए था उनको, सबको करना चाहिए। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अच्छा, जो फ्रांसिस डी अल्मीडा था वो प्रथम गवर्नर था, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कह लीजिए या फिर गवर्नर कह लीजिए। लेकिन प्रथम और वास्तविक में थोड़ा सा अंतर होता है। प्रथम तो केवल किसी तरह यहाँ पाँव जमाने का काम करता है, और जो विस्तार संबंधी काम होता है, जो वास्तव में उस कंपनी को एक नया स्वरूप देता है, विस्तारित करता है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट की ओर ले जाता है, उसको वास्तविक माना जाता है। तो प्रथम पूछे तो फ्रांसिस डी अल्मीडा, और जब वास्तविक की बात हो तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक जो संस्थापक थे वे अल्बुकर्क थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अल्बुकर्क। चलिए, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय किसके काल में बनाया गया? ठीक है, तो ये बनाया गया नीनू डी कुन्हा के काल में। किनके काल में? नीनू डी कुन्हा के काल में बनाया गया था। क्या चीज़? गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है। चलिए, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति पर प्रारंभ की। आपसे प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति निम्न में किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन दे सकते हैं वे लोग, पुर्तगाली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस या फिर डच। तो ध्यान रखिएगा, जो कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति है, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति वे पुर्तगालियों के द्वारा ही शुरू किया गया था, ठीक है। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो वे हॉलैंड के निवासी थे। जो डच आए थे वे हॉलैंड के निवासी थे। हालांकि उनका स्थापना का जो क्रम है 1602 में है, यानी स्थापना का क्रम 3 नंबर पर है और आने का जो क्रम है वो 2 नंबर पर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के थे, और आज हॉलैंड का जो वर्तमान नाम है वो नीदरलैंड है, ठीक है। हॉलैंड का जो वर्तमान जो नाम है वो क्या है? नीदरलैंड है। चलिए, ये है किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी? अच्छा, ये जो पुर्तगाली लोग आए थे ये मसाला के कारोबार करते थे, और आप तो जानते हैं कि केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है, यानी वहाँ पर भरपूर मात्रा में मसाला का उत्पादन किया जाता है। और चूँकि जो कोचीन की बात करें या कालीकट की बात करें, उस टाइम में वो केरल का ही भाग था, ठीक है। तो वे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट मसाला के व्यापार से लेते थे। हाँ, इसका कारण भी था कि जब
जैसे वास्को डिगामा आया था, यहाँ से मसाला को ले गया अपने देश और वहाँ बेचा, तो लगभग ऐसा माना जाता है कि 60 गुना उसको लाभ हुआ। 60 गुना लाभ, यहाँ तो डबल पर लोग क्या ना करें, और 60 गुना लाभ। यानी अगर वे 100 रुपये के सामान यहाँ से ले गए तो वो उसको 6100 में बेचे, तब तो 6000 उनका प्रॉफिट हो गया, और 100 जो पूंजी लगाए थे वो पूंजी हो गया, तो 60 गुना लाभ। अब समझ सकते हैं। और वो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ से मसाला ले गया था। लेकिन उस समय में यूरोपीय कंपनी में भारत के मसालों की बहुत सारा मांग था। और लेकिन एक डच आता है जो कि हॉलैंड के निवासी था। इनको हम फिर से आपको रिवीजन दिला दें कि ये वही डच है, ठीक है, जो कि हॉलैंड के थे और जिनका वर्तमान में हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इनका आने का जो क्रम है दूसरे पर है और स्थापित का क्रम 1602 यानी तीसरे पर है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये लोग जो डच जो लोग थे वो कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दिए। मसाले से इनको ज़्यादा लेना देना था नहीं, ये कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दिए, तो वे डच थे, ठीक है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? बहुत बढ़िया प्रश्न है। संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? तो वे डच ही थे। वर्ष 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ, ठीक है। वर्ष 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में क्या होता है, डच हार जाता है। तो आपसे प्रश्न है किन के बीच में हुआ था? तो उस समय का मगरमच्छ एक ही था और वो था अंग्रेज। डच और अंग्रेज में झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, मारपीट होता है और इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और डच को यहाँ से जाना पड़ता है। तो प्रश्न आपसे ऐसे नहीं पूछता है, प्रश्न सीधा पूछ देता है वेदरा का युद्ध किसके मध्य में हुआ था या कब हुआ था? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो वेदरा का युद्ध हुआ था, जो वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में हुआ था। और किनके बीच में हुआ था? तो डच और किनके मध्य में हुआ था? अंग्रेज के मध्य में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अच्छा, जल्दी जल्दी पढ़ देने से हमें नहीं लगता कि ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए हम सोचे हैं कि आराम से इत्मीनान से हम पढ़ेंगे और एक एक चैप्टर को देखेंगे। हालांकि बाद में मास्टर वीडियो भी लाने का हम प्रयास करेंगे, जो कि एक दिन में ही लगभग सारे आधुनिक भारत को कवर कर लेगा, ठीक है। लेकिन हमारे कवर कर देने से और आपको एक बार बैठ कर सुन लेने से चीज़ें वैसे नहीं बन पाती हैं जिस ढंग से शायद नीड है। इसीलिए सोचे हैं कि एक एक चैप्टर पहले करेंगे, उसके बाद कंबाइन करके करेंगे, ठीक है। चलिए, तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी तो उस समय बताओ भाई, भारत का राजा कौन था, भारत का सम्राट कौन था? तो वो था अकबर। कौन था? अकबर था। स्थापना कब होता है? तो 1600 में होता है। और किसके द्वारा? एलिजाबेथ जो प्रथम थी, वो एलिजाबेथ प्रथम थी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत यानी पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सेकेंड नंबर जो प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर, जेम्स प्रथम, अच्छा एलिजाबेथ के बाद मृत्यु हो जाती है उनकी और उसके बाद आते हैं जेम्स प्रथम। तो जो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो वो था कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 ईस्वी में आया, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में आया। चलिए, उसके बाद है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना। अच्छा, आप जब पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि दो, पहले तो ये मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में स्थापित करते हैं और दूसरा जो है सूरत में, जो कि 1613 में स्थापित करते हैं। तो अब एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ये मसूलीपट्टनम सही है या फिर ये सूरत सही है? तो सही है, दोनों सही है। कैसे? तो अगर प्रथम अस्थायी पूछ दे आपसे, क्या प्रथम अस्थायी पूछ दे, तो उसका आंसर मसूलीपट्टनम होगा 1611 ईस्वी में, ठीक है, जहाँ फ्रांस भी स्थापना किए थे। और जब प्रथम अस्थायी कारखाना पूछे तो 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। हालांकि इसमें पुर्तगालियों ने काफ़ी विरोध किया था इनके, और वहाँ एक युद्ध भी होता है, थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में वहाँ एक युद्ध भी होता है और उसमें मुट्ठी भर अंग्रेज ने पुर्तगालियों के छक्के छुड़ा दिए। इस बात से जहांगीर बहुत प्रभावित हुआ और उनको
अंग्रेज को सूरत में व्यापारिक कारखाना खोलने की अनुमति दे देते हैं। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, हालांकि हम इसका देखे हैं जो PYQ होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज, BPSC में भी पूछा गया है ऐसा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। किसको निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को क्या किया था? चाइल्ड को मार मार के भगा दिया गया था। ठीक है। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया? ठीक है, जिसको गोल्डन फरमान भी बोलते हैं। ठीक है। हैमिल्टन था, एगो डॉक्टर था, और मुगल बादशाह उस समय थे फ़र्रुखसियर। तो ये महाधिकार जो पत्र था, ठीक है, महाधिकार जो पत्र था, गोल्डन फरमान था, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था फ़र्रुखसियर के द्वारा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, 1661 ईस्वी में, ठीक है, स्थापना होती है 1602 में सॉरी, स्थापना इसकी 1600 में होती है। ठीक है, और ये 1613 में कहाँ स्थापित होती है? अस्थाई कारखाना सूरत में, और 1611 में और अस्थाई कारखाना मसूरीपट्टनम में। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह, देखिए अब चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो होता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान कर दिया। ठीक है, बम्बई, देखिए आज का जो मुंबई का जो पुराना नाम था वो बम्बई था, और एक्चुअली ये जो हम मुंबई देखते हैं वह एक आइलैंड है, द्वीप है। और द्वीप बोलिए तो एक ऐसा भूभाग जो कि चारों तरफ से जल क्षेत्र से घिरा हुआ हो, उसको हम द्वीप बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ा द्वीप है, अभी भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप वाला शहर है वो बम्बई ही है। और देखिए शादी हो रहा है किसके बीच में? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो हो रहा है पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से हो रहा है। ठीक है, इंग्लैंड के राजा का विवाह अब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हो रहा है। और देखिए दहेज दे रहा है बम्बई द्वीप, कौन, किसको? पुर्तगाली वाला दे रहा है, हाँ सही समझे, पुर्तगाली वाला दे रहा है अंग्रेज को। ठीक है, जमीन भारत का, शादी कौन कर रहा है और दहेज कौन किसको दे रहा है, देख लीजिए। तो 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय अब क्या करते हैं? 1661 में तो शादी हो जाती है, शहनाई बज जाती है। अब जब बैंड बाजा बजता है इन लोग में, तो ये अब आज इनके रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि ये लोग झगड़ा नहीं करते हैं बीच में। ठीक है, ये लोग झगड़ा कर नहीं पाते हैं क्योंकि शादी हो गया रहता है। इसलिए इन दोनों में आप देखिएगा जब, तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ ही नहीं है। ये फ्रांस से लड़े हैं, अंग्रेज़ वाले फ्रांस से लड़े हैं, अंग्रेज़ वाले इससे डच से लड़े हैं, और भी यूरोपीय कंपनी से लड़े हैं। लेकिन 1630 ईस्वी के बाद और सबसे ज़्यादा 1661 ईस्वी के बाद इन दोनों में झगड़ा हुआ ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए उनके जाने के बाद भी पुर्तगाल एकदम बहुत सेफ थे, उनको परेशान करने वाला कोई था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बम्बई द्वीप मिल गया है, किसको मिला है? तो इंग्लैंड के राजा को मिला है। अब इंग्लैंड के राजा बम्बई द्वीप का क्या करेंगे? वो इंग्लैंड में रहेंगे, सीधी सी बात है। तो वे क्या किए, बम्बई द्वीप को 1659 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम में इंडिया में व्यापार कर रहा था, और व्यापार कर रहा था, तो सोचिए आखिर हमारा दहेज मिला हुआ है तो ऐसा ही ना बेकार होगा, तो उसको कहने रेंट पर लगा देते हैं। और 10 पाउंड बहुत ही मामूली रेंट था, इसलिए रेंट लिया गया ताकि कंपनी को ये ना लगे कि सब हमारा ही है, लगे कि हम मालिक का है। तो इस उद्देश्य से उसको 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, हो गया, शादी हो गया 61 में। किससे हुआ है? तो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली के राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ है। ठीक है, इस अवसर पर आपको समझ में आ रहा है ना एक एक चीज़ें। बम्बई द्वीप क्या करते हैं? दहेज में दे देते हैं, और उस बम्बई द्वीप को ये लोग क्या करते हैं कि रेंट पर लगा देते हैं। किसको देते हैं? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं 10 पाउंड वार्षिक किराए के दर पर। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कहानी को थोड़ा इंटरेस्टिंग ज़रूर बना देता है। चलिए अब देखिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, जो कुछ शहर है जो आज तो हम देखते हैं एक नए रूप में। ठीक है, हालांकि इसका कुछ का नाम भी चेंजिंग हुआ, लेकिन पहले
के समय की अगर तुलना करें तो उस समय में नए नाम थे, तो नए शहर थे उस समय के अकॉर्डिंग, अब इनके अकॉर्डिंग नहीं। तो कलकत्ता के संस्थापक आपसे पूछ देता है कभी कभी एग्जाम, कलकत्ता के संस्थापक कौन थे, तो जॉब चार्नोक। ठीक है, कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नोक थे। चारनोक, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता तो कत्ता यानी कट्टा, तो कट्टा होगा तो उसमें नोक भी होगा, चार नोक वाला होगा, ध्यान रखिएगा। तो कलकत्ता, अरे यार, जो कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नोक के रूप में जाना जाता है। मद्रास फ्रांसिस डे, मद्रास के संस्थापक के रूप में फ्रांसिस डे को माना जाता है। नई दिल्ली के संस्थापक एडियन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर को माना जाता है। एडियंस लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर को माना जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो नई दिल्ली के संस्थापक एडियन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर को माना जाता है। बम्बई का संस्थापक किसे माना जाता है, तो गिराल्ड अंगियार को। यार, आपका यार जाएगा बम्बई और बन के आएगा हीरो। ठीक है, तो बम्बई के संस्थापक गिराल्ड अंगियार। ठीक है, नई दिल्ली एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। मद्रास फ्रांसिस डे और कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नोक। ठीक है, कलकत्ता के संस्थापक कौन, जॉब चार्नोक। चलिए, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था। सर्वोत्तम जो सोरा और अफीम जो यूरोपियों को मिलता था वो कहाँ से मिलता था, तो बिहार से मिलता था, अपना बिहार से मिलता था। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई, तो कोलबर्ट के प्रयासों से की गई। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है एग्जाम में। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई, तो कोलबर्ट के प्रयासों से की गई। और उस समय में, ठीक है, वहाँ के राजा कौन थे, तो लुई 14वें थे। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई, तो सूरत में की गई। कब की गई, तो 1668 में की गई। फ्रैंक कैरो, ठीक है, फ्रैंक कैरो द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, तो सूरत में की गई। और कब की गई, तो 1668 ईस्वी में की गई। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। ठीक है, कौन था, डुप्ले, बहुत महानायक था ये फ्रांसीसी का। ठीक है, ये थोड़ा दिन और रह जाता तो अंग्रेज को भगा ही देता। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अपनी पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए ये विस्तारवादी नीति सबसे पहले यूरोपीय कंपनी में किसी ने शुरू किया था, तो वो ये था। और दूसरे राज्य में तांग आना यही शुरू किया था। भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवाद में भाग लेना। अब एक राजा के दुश्मन से वो मिल जाता था और मार करा देता था, और बदले में इसको कुछ मिल ही जाता था गिफ्ट के रूप में भूमि, तो इसको खूब मज़ा आता था। दो को लड़ाई करा देता था, एक का साथ दे देता था, और जब जीत जाता था इसको भी कुछ मिल ही जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था डुप्ले। ठीक है, फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था, फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई किला कहाँ बनवाया गया था, तो पांडिचेरी में बनवाया गया था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तब फ्रांको मार्टिन थे। फ्रांको मार्टिन कौन थे, फ्रांसीसी गवर्नर थे, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे, कहाँ के, तो पांडिचेरी के। फ्रांको मार्टिन। ठीक है, पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था। सौली के स्थान पर, हाँ वही बात है, जब ये लोग मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अपना अस्थायी कारखाना स्थापित कर लिए थे। हालांकि ये मसूलीपट्टनम में नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि गुजरात में इनका एक कारखाना हो, कंपनी का कारखाना हो, अस्थायी कारखाना हो, लेकिन पुर्तगाली होने नहीं दे रहे थे। तो इसके लिए एक युद्ध हो जाता है, सौली नामक स्थान पर होता है, इसलिए इसको सौली के युद्ध कहते हैं। ठीक है, और इस युद्ध में जो अंग्रेज की ओर से नेतृत्व कर रहे थे वे थे थॉमस बेस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वे थे कौन, थॉमस बेस्ट। पुर्तगाली को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था, तो ये थे थॉमस बेस्ट थे। वांडीवास के युद्ध
ठीक है। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को पराजित किया था। वांडीवास, अच्छा, वेदरा का युद्ध होता है 1759 में, 1 साल पहले, तो उसमें डच को मार के भगा देता है। और 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। अच्छा, वेदरा और वांडीवास में कन्फ्यूज मत होइएगा, कन्फ्यूजन डालता है। वांडीवास 1760 में हुआ था, ठीक है। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। और किसको पराजित किया था? तो फ्रांस को पराजित किया था। हालांकि उस टाइम में डुप्ले था नहीं, उसको बुला लिया था फ्रांस वाला। कर्नाटक का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांस के मध्य लड़ा गया। ध्यान में रखिएगा, कर्नाटक का युद्ध तो हो रहा है, लेकिन इसमें कर्नाटक कहीं नहीं है, अंग्रेज और फ्रांस है, ठीक है। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 48 तक चला था, उसमें एक संधि हुई थी, ठीक है, एक ट्रीटी हुआ था। और वो जो ट्रीटी था एक्स-ला-शापेल की संधि था। कौन सा संधि था? एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखते हैं, थोड़ा कर्नाटक का युद्ध करवाइए देते हैं का। चलिए, तो जो प्रथम हुआ था 46 से 48 में हुआ था, ठीक है। किसके लिए हुआ था? तो देखिए, भारत का ही मामला था ही नहीं, ये मामला था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। वो बोलता था ये उत्तराधिकारी बनेंगे, और फ्रांस वाला बोलता था नहीं, ये नहीं, मेरा आदमी बनेगा। इसीलिए हो गया खेला, और इसमें युद्ध हुआ। और इस युद्ध में एक संधि होता है एक्स-ला-शापेल की संधि, और एक्स-ला-शापेल की संधि द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। इसमें कोई जीता या हारा अनिर्णित रहा, ठीक है। द्वितीय जो होता है 51 से 55 में होता है कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए। पहले ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए, इस बार जो द्वितीय हो रहा है कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए। इंग्लैंड वाले को कर्नाटक चाहिए था और फ्रांस वाले को भी कर्नाटक चाहिए था, तो होगा मार, सीधी सी बात है। और इस मार में क्या होता है, ब्रिटेन क्या था, मजबूत स्थिति में था। और पांडिचेरी की संधि होती है, एक्स-ला-शापेल की संधि पहले में, और पांडिचेरी की संधि जो होती है दूसरे में होती है 1755 ईस्वी में, ठीक है। अब तृतीय होता है 1758 से 63 में। उस टाइम तक तो फ्रांस और कमज़ोर पड़ गया था, ठीक है। उस टाइम में फ्रांस और कमज़ोर पड़ गया था। तो ये सप्तवर्षीय योजना चलता है। कहीं कहीं इसका डेट 1756 से 63 आपको देखने को मिल जाएगा, तो घबराइएगा मत। तो 1758 से 63 इसमें दिया हुआ है। हालांकि सप्तवर्षीय युद्ध एक औपनिवेशिक कारण था, ठीक है। औपनिवेशिक कारण इसलिए था कि फ्रांस चाहता था कि हम भारत के अधिकतर क्षेत्र पर हम राज करें, और ब्रिटेन वाला चाहता था कि ना, हम करेंगे। इसलिए हो गया युद्ध, ठीक है। जब युद्ध होता है कब? 1758 से 63 में सप्तवर्षीय युद्ध होता है। तो इसमें संधि होता है लास्ट में, पेरिस के संधि, ठीक है। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ठीक है। फ्रांस से युद्ध हो रहा है, और 1763 इसमें पेरिस की संधि होती है। इसमें फ्रांस बुरी तरह पराजित हो जाता है, ठीक है। डुप्ले था नहीं। अच्छा, हम लोग के मैच होता है तो उसमें होता है ना कि कोई अच्छा बैट्समैन होता है, तो हम लोग कहते हैं कि अगर ये रहता ना तो मैच जिता देता। ठीक उसी तरह फ्रांस में डुप्ले था, मतलब वो था, उसमें उतना क्षमता था कि वो जिता सकता था। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द वेस्ट इंडीज रखा गया, ठीक है, रखा गया। अच्छा, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। जय हिंद।